तो यही सलाह देंगे कि जिनका कमज़ोर हो या सही हो, दोनों में से कोई भी हो, साइंस और मैथ और रीजनिंग जिसका स्ट्रॉन्ग है उसी का एग्जाम निकले। मतलब पोस्ट आप लेवल 1 पे जाइए रेल में, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा कि हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। तो हमारा प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्हीं वजहों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी लीजिए कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपको ज़्यादा ऊंचा है तो आप थोड़ा सा संभावना नहीं है पास होने का। दोनों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफ़र उन पाथ। तो दिस इज शहजाद आलम, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ द बीटेक एनसी चंडी। चलिए आज ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच भरा जा रहा है। अभी भी कुछ दिन बाकी है। अगर फिल नहीं किए हैं फॉर्म तो वो फिल कर सकते हैं। इसके सिलसिले में हमारे साथ नौशाद जी हैं जिनका ज्वाइनिंग 2013 में हुआ था। तो इनसे जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे और टिप्स जानेंगे और कौन कौन से बुक्स इन्होंने फॉलो किया, इनका तैयारी कैसा रहा, ये सब इनसे जानने वाले हैं। सबसे पहले आपका पोस्ट डिवीज़न कौन से डिवीज़न है, ये जोन और वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए। इसके बाद आपसे जानेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि आप शुरू में ही गलत बता दिए। मेरा ज्वाइनिंग 2013 नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग 2014 है। गजब बेइज्जती है। 11 नवंबर 2014। और मेरा पोस्ट डिजिग्नेशन मेरा है वो पॉइंट्समैन। एक रेलवे में पोस्ट होता है एक लेवल 1 में, पॉइंट्समैन बी है। और मैं अभी फ़िलहाल में मुगल सराय डिवीज़न में पॉइंट्समैन के पद पे कार्यरत हूँ। पहले मैं न्यू जलपाईगुड़ी में था, वो कटिहार डिवीज़न में आता है न्यू जलपाईगुड़ी एनएफआर रेलवे में, उसी वहीं पे मैं पहले पोस्टिंग था। रेलवे ग्रुप डी का जो क्लियर किए थे एग्ज़ाम, तो उससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम आप दिए होंगे। आपका कौन से अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था और उससे पहले कौन कौन से एग्ज़ाम आपने क्लियर किए या एग्ज़ाम दिए थे? देखिए सर, पहले तो हम लोग ये सोच के तैयारी नहीं करते थे कि पहले हम लोग सोचते थे कि नौकरी जो लगता है वो घूस से ही लगता है, इसीलिए हम लोग पहले तैयारी नहीं करते थे। लेकिन जब हम लोग के मोहल्ले में एक लड़के थे, उनका जब रेल में हो गया जॉब, तो हम लोग को लगने लगा कि नहीं, रेल में अब तैयारी करना चाहिए, नौकरी भी होती है, बिना पैसों की होती है। तो हम लोग तैयारी शुरू किए। तो मैं पहला एग्ज़ाम बिहार पुलिस का दिया था, जिसमें मैं पास हो गया था, लेकिन हमसे रनिंग हमसे नहीं निकल पाया। उसके बाद मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, उस समय एनटीपीसी रेल का, उसमें प्री में मैं क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैं मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया था। उसके बाद ये तीसरा मेरा एग्ज़ाम था, ये रेलवे का ग्रुप डी का मेरा तीसरा एग्ज़ाम था और मैं पहले बार में ही एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हो गया था। और उसके बाद मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम कई बार दिया हूँ, मतलब 2 बार दिया हूँ, और दोनों बार मैं सभी लेवल में मैं क्वालिफाई था, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजह के कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। आपने जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे 2013 में, तो 2013 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम या 2025 के जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं लेवल 1 या ग्रुप डी के, तो उनमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? इससे पहले भी कई रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनमें आप दिए होंगे, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है उसके पैटर्न या और कुछ? देखिए सर, पहले जो अभी सेंट्रलाइज अभी लेता है, रेल सेंट्रलाइज लेता है एग्ज़ाम। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म भरें तो एक ही डेट, मतलब सभी जोन का सेंट्रलाइज एग्ज़ाम जैसे होता है, पहले वैसा नहीं होता था। जब हम एग्ज़ाम दिए थे उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या, उसके एक दो बाद भी, मतलब वैकेंसी के बाद भी ऐसा नहीं होता था। पहले होता था जोन वाइज क्वेश्चन रहता था। जोन जो क्वेश्चन, जैसे आदमी एग्ज़ाम देने गए, मान लीजिए हम गुवाहाटी बोर्ड में भरे थे, तो गुवाहाटी बोर्ड का अलग क्वेश्चन होगा, पटना बोर्ड का अलग क्वेश्चन था, और आपको सिकंदराबाद का अलग क्वेश्चन था, बेंगलुरु का अलग क्वेश्चन था, चेन्नई का अलग क्वेश्चन था, वैसे एग्जाम होता था। तो सर उस जोन पे डिपेंड करता था कि कौन सा जोन क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो कोई नहीं जानता था। जैसे गुवाहाटी जोन था वो तो स्पेशल ज़्यादा जीके पूछता था, पटना बोर्ड ज़्यादा शुरू से ही मैथ पूछता था, वो बहुत मैथ के लिए फेमस था। और सब जोनें थी वो क्षेत्रीय, जैसे चेन्नई हो गया वो क्षेत्रीय पूछता था, बेंगलुरु हो गया वो क्षेत्रीय पूछता था। तो वैसे अभी के एग्ज़ाम के पैटर्न में उस समय के एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत सारा अंतर है। चलिए उनसे क्वेश्चन जो आते हैं उनके पैटर्न में अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चंस मैथ्स के, रीजनिंग के वगैरह जो साइंस के हैं वो आते हैं, अगर कुछ बता सकते हैं तो बताइए। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? पहले कितना होता था, अब उतना ही होता है या उससे डिफरेंस? सर पहले तो मैं बता दूं कि पहले जो होता था एग्ज़ाम जैसे होता था, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो जोन पे डिपेंड करता था कि वो जोन पूछेगा क्या। जैसे कोई जोन साइंस बहुत ज़्यादा पूछ दिया, कोई जोन मतलब जीके जनरल अवेयरनेस जो मतलब स्टैटिक जीके पूछ दिया, कोई जोन इतिहास पूछ दिया, ज़्यादा वैसे होता था। लेकिन अब तो सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन सेंट्रलाइज एग्ज़ाम भी मैं बहुत दिया हूँ। जैसे 2016 में हम लोग एग्ज़ाम, 2016 नहीं 2015 में एनटीपीसी का हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, और उसके बाद में फिर उसमें भी मैं क्वालिफाई था, लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाया। और अभी जो एग्ज़ाम हम लोग दिए थे 2021 या 22 ऐसे, एग्जैक्ट हमको मतलब दिमाग पे मतलब उतना नहीं है, लेकिन 21 या 22 सभी, क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट से आया था, इसीलिए मेरे दिमाग से तो सभी लेवल में मैं क्वालिफाई था।
तो अभी के पैटर्न में उस समय के पैटर्न में अंतर ये है कि अभी साइंस और मैथ और रीजनिंग जिसका स्ट्रॉन्ग है उसी का एग्ज़ाम निकलेगा, और इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपका उस टाइम रॉ स्कोर कितना था और क्या इस स्कोर पर आज के टाइम में कौन सी पोस्ट मिल सकती है? उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन होने वाला है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे स्टूडेंट फील करें कि उनको सही पोस्ट मिल सके। और हम उस समय जब एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग के समय 100 नंबर का क्वेश्चन आता था और हम 97 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि हमारा तैयारी उस समय बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हमारा NTPC 4/2010 नोटिफिकेशन नंबर आप लोग उस नोट कर लीजिए, 4/2010 भुवनेश्वर में मेरा मेंस था उस समय। तो ऐसे नोट 4/2010 में हम फॉर्म भरे थे, लेकिन वो एग्ज़ाम लिया था 2013 में। तो प्री मेरा निकल गया था, 2000 मेंस मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे हुए थे, इसीलिए मेरा तैयारी बहुत ज़्यादा था। हम क्योंकि मेंस का तैयारी कर रहे थे, लेवल 1 से मेरा ज़्यादा ऊपर का तैयारी था। तो हम 97 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 89 मेरा नंबर आया हुआ था। पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करता है आपका विजन पे, आपका आँख का जो विजन है वो कैसा है, और आपके नंबर पे। तो जिनका आँख का विजन 6/6 है, दोनों आँख 6/6 है, उनको मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन भरना चाहिए। और जिसका विजन 6/6 है उन भाइयों को सबसे ज़्यादा मिलने का संभावना पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन है। तो ट्रैकमैन में तो आप जानते ही हैं, ट्रैकमैन बहुत ज़्यादा मेहनत का मतलब ड्यूटी होता है उसमें। आप लोग तो अभी यूट्यूब का ज़माना है, सब आदमी देख ले रहा है कि कैसा क्या पोस्ट है क्या नहीं। पॉइंट्समैन भी मेहनत है, पॉइंट्समैन में भी मेहनत है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें आराम है। लेवल 1 का कोई भी आप दीजिएगा, मतलब ये कि कोई भी मतलब पोस्ट आप लेवल 1 पे जाइए रेल में, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। किसी में थोड़ा सा कम है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये तो खैर अलग बात हो गई। तो पॉइंट्समैन में तो प्रमोशन है। जैसे अब आप लोग सोचेंगे कि हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, तो हमारा प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम दूसरे जोन से हम आए हैं। तो आने के बाद सीनियरिटी लॉस हो जाता है, और वहाँ पे वैकेंसी 3 साल, देखिए अगर आप पॉइंट्समैन में 3 साल नौकरी कर लिए तभी कोई फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो 3 साल हम वहाँ पहले 3 साल पूरा लिए, जो वहाँ फॉर्म भरने का जब समय आया तो हम अपने डिवीज़न दूसरे डिवीज़न में आ गए। दूसरे डिवीज़न में यहाँ भी फॉर्म आके चला गया था, और 1-2 एग्ज़ाम भी दिए। आप जैसे पहले हम आपको लोगों को बताएं एग्ज़ाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्हीं वजहों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाकी मेरे सारे दोस्त थे, सभी का सिलेक्शन हो गया है। मेरा ही एक प्रमोशन अभी तक मैंने गुने चुने, हमारे साथी 1-2 हैं उन लोग का नहीं हुआ, बाकी सभी लोग का प्रमोशन हो गया। तो जिनका 6/6 आँख है उनको पॉइंट्स में लेना चाहिए, और उसके नीचे मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से अपना, जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से, वैसा अपना पोस्ट उनको भरना चाहिए। ओके, चलिए आपने बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करें स्टूडेंट, तो वर्कलोड किस में ज़्यादा है कितना ना, आपने सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस टाइम कट ऑफ कितना गया था आपके जोन में, और इस समय लगभग आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है, और जैसे करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उस पर आपका क्या कहना है कंपटीशन के बारे में? देखिए, हम तो उस समय गुवाहाटी जोन में थे, तो गुवाहाटी जोन का कट ऑफ गया था। हम ओबीसी में आते हैं, जैसे मेरा आप लोग जानते होंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होता है, तो हम ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी का कट ऑफ 63 पॉइंट समथिंग गया था, और मेरा जो 89 था, मेरा तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि मेरा 89 था। तो मेरा तो यूआर में रिजल्ट था, लेकिन ओबीसी के लिए 63 पॉइंट समथिंग था। तो अभी के डेट में देखिए, पहले कंपटीशन थोड़ा सा कम था, क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कम ही था। क्योंकि पहले हम लोग गांव मोहल्ले में बहुत कम लड़का जैसे तैयारी करते थे। अभी तो जो मोहल्ले में जाइए आपको तैयारी करने वाले लड़के मिल जाएंगे, क्विज चल रहा है, आपको लाइब्रेरी चल रही है। पहले इतना सुविधा नहीं था और इतना जागरूकता भी नहीं था। अभी हम लोग को बहुत मुश्किल से हम लोग पता लगाते थे कि फलाने चीज़ का फॉर्म निकला है, भरना है, तो हम लोग तैयारी करते थे। तो अभी का तो मैं कहूँगा अभी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा टफ हुआ है। पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता था, अभी थोड़ा सा लेवल टफ हुआ है। तो अभी हम तो कहेंगे कि 75 अपना 70 और 75 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। तो वही कहेंगे कि 75 मान के चलिए कि ओबीसी के लिए 75, और जनरल के लिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे रख लीजिए उसी में। मतलब अगर कोई भी जोन से हो आप, कोई भी जोन से हो, तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। ओके, अभी एग्ज़ाम के 5 या 6 महीने बचे हुए हैं, तो जो अभी जीरो से लेवल पे है, जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट होगा? ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बेस्ट होने वाला है? इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इनफ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? अगर कोई उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे?
देखिए सबसे पहले तो सर ने बोला कि कौन सा बेनिफिट है, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका कमज़ोर है या जिनका सही है, तो हम तो यही सलाह देंगे कि जिनका कमज़ोर हो या सही हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उनको ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में ऑनलाइन कोचिंग में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। पहले हम लोग के समय में ये सब सुविधाएँ नहीं थी, तो हम लोग को बहुत मुश्किल से, जैसे कोई भी मैथ होगा, मैथ अगर फंस गया हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो जैसे अभी तो मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब खोलिए आप, तो देख लीजिए। पहले तो इतना सब सुविधा नहीं था, तो हम लोग बहुत मुश्किल से ये बुक से वो बुक से देखते थे, और बहुत सारे बुक में रहता भी नहीं था, जैसे बहुत बुक में नहीं मिलता था वो, तो इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अभी के तो समय में ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। जैसे मैथ का आपको अभिनय शर्मा हो गए हैं, आपको पवन राव एक हैं, पवन राव बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम देखे हैं उनका वीडियो। और आपको गगन सर भी हैं, गगन सर मैथ का बहुत अच्छा टीचर हैं। आपको आदित्य रंजन सर हैं, ये सब हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको रीजनिंग के लिए आपको पीयूष वर्सने सर हैं, पीयूष वर्सने सर से रीजनिंग अच्छा हमारे हिसाब से तो राकेश यादव सर मैथ के लिए कितना अच्छा है। और जीके जीएस के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब टीचर अभी मौजूद हैं। इसीलिए हम तो कहेंगे, बच्चों को यही सलाह देंगे कि घर में रहिए, घर का खाना खाइए, आराम से परिवारजनों में रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ऑनलाइन माध्यम से। और लेकिन हाँ, सेट डेली लगाइए। बस आपको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपको सेट कितना लगा रहे हैं। अगर आप कितना भी पटना में रह के भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सेट नहीं लगाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप घर पर रह के पढ़ रहे हैं और डेली सेट लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। स्टूडेंट अगर रिटन क्लियर कर लेता है तो उसके बाद आता है फिजिकल की बारी, और उसमें रनिंग 35 kg वेट उठाकर चलना, या उसके बाद जानेंगे कि मेडिकल टेस्ट को कैसे कोई स्टूडेंट क्लियर करेगा। तो इसके बारे में बताइए, उस समय रनिंग आपका जितना आपका टाइम दिया गया था, क्या इस समय भी उतना ही है या कुछ डिफरेंस इसमें? हाँ, ये सवाल बहुत आपने अच्छा पूछा है सर। हम अभी जैसे हम लोग के समय में भी यही था, 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर। और हम लोग से पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 6 मिनट में आपको 1500 मीटर दौड़ना होता था। लेकिन हम लोग के समय में 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ना होता था। लेकिन हम लोग के समय में भार उठा के चलना नहीं होता था, बस रनिंग कीजिए, आप फिजिकल पास हो गए, पीईटी पास हो गए। लेकिन अभी के समय में 2 मिनट में 100 मीटर 35 kg वजन उठा के लड़कों के लिए चलना है, और लड़कियों के लिए 20 kg वजन 2 मिनट में 100 मीटर उठा के चलना है। दौड़ करने के बाद लड़कियों का दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर, और लड़कों का दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर। ये दौड़ बहुत ईजी है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस जो कर रहा है वो निकाल सकता है। हम तो एक भी दिन नहीं दौड़े थे, क्योंकि हमारा तो मेंस था, हम पहले ही बताया, मेरा मेंस का एग्जाम उस समय चल रहा था, मतलब उसके तैयारी में लगे हुए थे, तो हम एक भी दिन नहीं दौड़े थे और गए ग्राउंड में दौड़ के हम आ गए। मेडिकल टेस्ट के बारे में बताइए, जिसका जो चश्मा पहनते हैं जो स्टूडेंट, तो क्या वो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं? उनके लिए कोई पोस्ट आप प्रेफर करेंगे? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो लड़के चश्मा पहनते हैं वो अगर उनका मेडिकल कैटेगरी C2 तक है तो वो रेल का फॉर्म भर सकते हैं। रेल का फॉर्म में जैसे सिग्नल डिपार्टमेंट में हुआ हेल्पर, आपको ROH जैसे फैक्ट्री होती है जिसमें रेल का वैगन वगैरह मरम्मत होता है, उसमें हेल्पर का पोस्ट आता है जो कैरेज एंड वैगन में आता है। वो सब के लिए C1 C2 तक मेडिकल आपको अलाउ करता है रेल, और A1 से लेके A2 तक। देखिए रेल का मेडिकल बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आँख को चेक किया जाता है कि आपका आँख सही है कि नहीं, उसके अलावा कोई भी चीज़ चेक। जैसे C2 के अगर बात किया जाए तो 6/18 है, एक आँख में या दोनों आँख में है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए 6/18 अगर आपके आँख में है तो आप मेडिकल में पास हो जाइएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचा है तो आप थोड़ा सा संभावना नहीं है पास होने का। दोनों आँख में भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये चश्मा लगाने के बाद आपको दिखाई अगर दे रहा है तो आप मतलब पास हैं, मेडिकल पास हैं। ओके, तो फीमेल्स के लिए आपका क्या कहना है? रनिंग और 35 kg उनके लिए भी है या उससे कम है? सर हम तो पहले ही बताएं कि फीमेल्स के लिए 20 kg है। 20 kg 2 मिनट में 100 मीटर 20 kg उठा के चलना है फीमेल के लिए, और रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर चलना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बताइए कि किन्हें ग्रुप डी या लेवल 1 का फॉर्म नहीं भरना चाहिए और किन्हें एकदम भर देना चाहिए कि उस स्टूडेंट के लिए मतलब ये सुनहरा मौका है? देखिए जिनका तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनको ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म भरने में जो CGL वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो इस नौकरी में आने के बाद उनका टाइम तो जैसे मान लीजिए ड्यूटी करना होगा, उनका तैयारी कम हो सकता है अगर, तो इसीलिए उन लोगों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए। जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अच्छे स्टडी में है, उन लोगों को नहीं भरना चाहिए। लेकिन जिनका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टडी थोड़ा सा कम है, कमज़ोर है, थोड़ा सा अभी 8वें पे कमीशन में है, अभी उन लोगों का सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, ग्रुप डी की भी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। बेसिक लगभग 35 के से
पारी जाने वाली है। तो इस हिसाब से अभी न्यूनतम बेसिक 18,000 है, और लेकिन 18 पे कमीशन में 30 मतलब 34 की तो पारी मान के चलिए होने वाली है। इसीलिए बहुत अच्छी जॉब है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर है। चलिए, तो कई स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे वो लेवल 1 के फॉर्म भरने के लिए कई भर चुके हैं या कई भरने वाले हैं, लेकिन ये फॉर्म वो क्यों भरे? आरआरबी ग्रुप डी क्या सैलरी देता है, क्या इसमें प्रमोशन है, और हॉलीडे कितना मिलता है, फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए, और फ्यूचर स्कोप के इसमें क्या है? देखिए, जैसे हम पहले ही बताएं कि जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर उनको फॉर्म भरना चाहिए। और इनमें जो है कि फैसिलिटी क्या देती है, फैसिलिटी यही है कि आपको साल में 30 LAP छुट्टी मिलती है। मतलब सिर्फ ग्रुप डी का ही नहीं, वो किसी भी रेल कर्मचारी का, रेल में कोई भी रेल कर्मचारी का, जैसे जो ऑफिशियल जॉब छोड़ के जो रनिंग जॉब में है उन सभी को साल में 30 LAP छुट्टी मिलता है, 10 CL मिलता है, 20 मेडिकल एज LAP मिलता है, और जितना हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे जिसे NH बोलते हैं हम लोग, नेशनल हॉलीडेज, वो छुट्टी मिलता है। अगर आप ड्यूटी उस दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। उसके लिए रेल अलग से जैसे पैसा फिक्स किया हुआ है कि कितना पैसा आपको एक दिन का मिलेगा, तो अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। और सुविधा इसमें आपको पास मिलता है फ्री में। आप अकेले अगर आपका नौकरी से 3 साल तक, अगर नौकरी के 3 साल के अंदर तक आपको एक पास मिलेगा, और 3 साल से ज़्यादा 3 होने के बाद आपको 3 पास मिलेगा, जो अपना कहीं भी इंडिया में कहीं भी जा आ सकते हैं। और 4 PTO मिलता है, जो कहीं भी आप भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं। 4 सेट PTO यानी 8 को मिलता है, वो 1/4 उसमें पैसा लगेगा। तो रेल काफ़ी अच्छी सुविधाएं देती है। और मेडिकल जो है इसमें फ्री मिलता है, मेडिकल फ्री होता है। अगर आपको कुछ हो गया, खुदा न खास्ता, भगवान न करे कुछ आपको कुछ हो गया, तो वो आपको वो रेल सब फ्री में इलाज करता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका रेल में उस इलाज का सुविधा नहीं है, तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप रहता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप रहता है रेल, तो वो आपको वहाँ पे रेफर करेगा, वहाँ पे आपका इलाज होगा। ओके, और फ्री ऑन कॉस्ट होगा, मतलब आपको 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है, वो रेल के सारे पे रेल की तरफ से होंगे। तो थैंक यू सर, इतने फैसिलिटी आपने गिनाया। तो इतने फैसिलिटीज आपको सुनने के बाद आप जाइए, जरूर भरिए इस फॉर्म को, भर सकते हैं। ये जानेंगे कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट है कौन सी गलतियां ऐसा करते हैं कि इस, जैसे आपने बताया कि इसको क्रैक करना आसान है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो भी है लगाते हैं, तो कौन सी ऐसी गलतियाँ जो चूक जाते हैं इसको रिटन क्रैक करने से? देखिए, हम तो पहले ही बताए हैं कि आपको कि कोई भी वनडे एग्जाम, हम रेलवे ग्रुप डी या रेलवे या कोई NTPC की हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी जैसे एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा, वनडे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगाइएगा, आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका नौकरी नहीं होने वाला, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर नहीं लगा रहे हैं, 3 दिन पे या 4 दिन पे या डेली, जिनको समय उनको डेली लगाना चाहिए, अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना एकदम नामुमकिन है। इसीलिए हम हर अभ्यर्थी को ये सलाह देंगे कि पढ़िए। NCERT अभी के समय में NCERT से क्वेश्चन पूछ रहा है, हम बहुत सारा एग्जाम का एनालिसिस हम भी कर रहे हैं, देखते हैं कि NCERT से पूछता है। NCERT पढ़िए, NCERT रटिए मत। NCERT से वो क्वेश्चन पूछने का तरीका पूछता है, कुछ क्वेश्चन का तरीका पूछता है, और आप कोई एक बुक पकड़िए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, एक ही बुक बार बार पढ़िए, और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको किताब रख मत दीजिए, उसको मिलाइए, आपका कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ, कौन से क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं, वो क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस लिख के एनालिसिस कीजिए। कि जैसे मान लीजिए आपकी राष्ट्रपति के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, तो या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से मतलब शामिल हैं होते हैं। तो ये आपको जैसे क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से कितना तक है, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से कितना तक है। इन सब चीज़ों का अच्छे से ख्याल जो स्टूडेंट रखेगा, उनका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। ओके, इस जॉब से, लेवल 1 ग्रुप डी की जॉब से आप क्या संतुष्ट है? कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है तो क्या उसको संतुष्टि इंडेक्स क्या होगा उनका, और क्या इस जॉब में आने के बाद वो खुश रह सकते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। सर, आप बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ दिए हैं कि कोई हम संतुष्ट है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी जैसे मतलब ऑफिसर, कोई भी आदमी हो, वो अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है, उनको अच्छा हमेशा चाहिए होता है। तो हम भी उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर देखिएगा तो हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिर हम बेरोजगारी का आलम देखते हैं कि इतना बेरोजगारी है देश में, तो इस हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो भाई, अच्छा खासा सैलरी ठीक ठाक मिल रहा है, घर के नज़दीक हैं, घर में रह के ड्यूटी कर ले रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हम अपने जॉब से अभी तक सेटिस्फाइड हैं, और उम्मीद है कि आगे प्रमोशन हो ही जाएगा अगर हम पढ़ाई में क्योंकि लगे हुए हैं, और आज नहीं तो कल होना ही होना है। इसीलिए हम तो अपने जॉब से संतुष्ट हैं, और जो भी लोग हैं उन लोग को जो अपने काम से प्यार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से रोजी रोटी उनका चलता है। नहीं तो अच्छी तैयारी कीजिए।
ओके सर, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और करोड़ों स्टूडेंट जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए आज आप इंस्पिरेशन के रूप में आप यहाँ आए हुए हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटजी के बारे में बताया, और कौन सी बुक्स फॉलो करना जो भी है आपने बताया। तो थैंक यू सो मच, और आगे मिलते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा। तो इनका जो पॉइंट्समैन इनका पोस्ट है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर, हमको अपना प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए और मेरा हमसे जानने के लिए। तो सर, अगर आपका कोई और सवाल होगा तो हमसे ज़रूर आके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रह चुका है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, उनका आंसर हम देने के प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।